बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 52 मुलाहिज़ा फरमाएँ। चौधरी बशीर कमरे में दिखाई नहीं दे रहा था। एक अट्टे कट्टे शख्स के हाथ में बिजली का एक मोटा तार था। इस तार को दूरा करके और बल देकर उसने अपने दोनों हाथों में पकड़ रखा था। अपनी दोनों टांगें चौड़ी किए ये शख्स बाबर के ऐन अकब में सर की तरफ खड़ा था। उसका अंदाज गवाही दे रहा था कि वो अगले एक आध मिनट में इस तार के जरिए बाबर का गला घूंटने और उसके जिस्म से रई सही जिंदगी निचोड़ने का इरादा रखता है। शानी को यूं अंदर घुसते देखकर सब अफराद बुरी तरह चौंक गए। शानी अट्टे कट्टे शख्स और बाबर के दरमियान आ गई। ये क्या कर रहे हो? वो चिल्लाई। क्या इसे जान से मार दोगे? वो सब हैरान खड़े थे। शानी ने हट्टे कट्टे शख्स को धकेला। दूर हट जाओ, इससे बाहर चले जाओ। इन लम्हों में शानी की निगाह एक लख्ते के लिए बाबर की निगाह से टकराई। इन बुझी हुई निगाहों में उम्मीद की एक मोहम सी किरण नमूदार हुई, जैसे कोई डूबता हुआ शख्स आखिरी बार कातिल पानी के अंदर से उभरता है और किसी मददगार को अपनी तरफ लपकते हुए देखता है। इसी दौरान में चौधरी बशीर तेजी से अंदर दाखिल हुआ। उसने उकाबी नज़रों से कमरे की सूरत हाल का जायजा लिया और एक ही लख्ते में जैसे सब कुछ जान गया। उसने आगे बढ़कर शानी को बाजू से पकड़ा। उसका अंदाज बज़ाहिर धीमा था, लेकिन गिरफ्त बहुत सख्त थी। शानी, मेरे साथ आओ, वो ठहरी हुई आवाज़ में बोला। शानी ने रोती हुई आवाज़ में कहा, मैं आपको ये नहीं करने दूंगी चौधरी साहब, मैं ये नहीं करने दूंगी। शानी, मैंने कहा है ना, मेरे साथ आओ। चौधरी की आवाज़ धीमी रही मगर लहजा बेहद गंभीर हो गया। शानी ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। इसी दौरान में चौधरी ने अपने कारिंदों को इशारा किया। अट्टे कट्टे शख्स ने बाबर के अकब में खड़े खड़े बिजली का मोटा तार उसकी गर्दन में डाल दिया। शानी ने यह मंजर देखा तो तड़प कर चौधरी की गिरफ्त से आज़ाद हो गई। खुदा के लिए नहीं, वो चिल्लाई और उसने एक तरह से खुद को बाबर के ऊपर गिरा दिया। उसके हाथों ने एक झटके के साथ बिजली का तार बाबर के गले से निकाल दिया। अब उसका वजूद बाबर के पारा पारा जिस्म पर साया किए हुए था। चौधरी के कारिंदे हैरान खड़े थे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। शायद बाबर की हैसियत एक ऐसे बदफितरत दुश्मन की थी जिसने फ़कत एक दिन पहले शानी को बदतरीन अजियत और जिल्लत से दो चार करना चाहा था, और आज वो सब कुछ भूल कर उसके सामने ढाल बन गई थी। कोई और जानता हो या ना जानता हो, मगर जख्मी रियासत ज़रूर जानता था कि एक दफ़ा पहले भी इस तरह की सूरत हाल पेश आ चुकी है। जब रियासत और उसके साथियों ने महकमा टेलीफोन के अफसर कासम बरलास की जान ली थी तो शानी ने इसी तरह उसको बचाने की कोशिश भी की थी। हालांकि कासम बरलास भी शानी को खून के आंसू रुला चुका था। चौधरी बशीर बुरी तरह सटपटाया हुआ था। उसने शानी को बाबर के खून चुका बरना जिस्म से दूर हटाने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। वो उसके आगे ढाल बन गई थी और उसके लिए रहम की दरख्वास्त कर रही थी। फिर अचानक चौधरी के तासरात से अंदाजा हुआ कि उसका दिल कुछ नरम पड़ गया है। उसकी आवाज़ का आहंग भी कुछ बदल गया था। उसने अपने कारिंदों को बाहर जाने के लिए कहा। वो हुक्म की तामील में बाहर निकल गए। चौधरी ने दरवाज़ा अंदर से बंद किया और शानी को बाबर से पीछे हटा लिया। शानी ने अपनी गर्म शाल कंधों से हटाई और बाबर की बरहनगी छुपाने के लिए उसके जिस्म पर फैला दी। इसे माफ़ कर दें चौधरी, मेरी खातिर माफ़ कर दें, शानी ने दिक्कत अमेज आवाज़ में कहा। चौधरी शदीद उलझन के साथ शानी को देख रहा था, जैसे कुछ ना समझ पा रहा हो कि वो शय क्या है। फिर उसे एहसास हुआ कि शानी नंगे सर उसके सामने खड़ी है। उसने अपनी गर्म चादर शानी के ऊपर डाल दी। कमरे से बाहर निकलने से पहले शानी ने चौधरी बशीर से वादा लिया कि बाबर की जान नहीं ली जाएगी। अब शानी को चौधरी के लबो लहजे की काफ़ी शिनाख्त हो चुकी थी। वो उसके तासरात से बहुत हद तक उसकी दिली कैफियत भांप लेती थी। वो कमरे से उस वक्त निकली जब उसके दिल ने गवाही दी कि चौधरी पूरी संजीदगी के साथ वादा कर रहा है। वो रात खैरियत से गुजर गई। चौधरी बशीर ने अपने हाथ अपने एक भाई बंदे के खून से नहीं रंगे थे, लेकिन खतरा भी पूरी तरह टला नहीं था। शानी मुसलसल फिक्रमंद थी। सुबह 9 बजे के करीब चौधरी बशीर को वापस लाहौर चले जाना था। शानी चाहती थी कि चौधरी के जाने से पहले उससे एक मुलाकात मजीद कर ले। वो बाबर की जान बख्शी के हवाले से मजीद तसल्ली करना चाहती थी। दूसरे वो चौधरी से मुन्ने और नदीम के बारे में दरियाफ्त करना चाहती थी। ये सोच सोच कर इसका दिल खून हो रहा था कि माँ की मौत के बाद वो दोनों कितने अफसुर्दा होंगे। चौधरी ने नाश्ता शानी के साथ ही किया। वो नाश्ता करते हुए भी अजीब नज़रों से इसे देखता चला जा रहा था। आखिर एक गहरी सांस लेकर बोला, मुझे मर्दम शनासी का दावा है। बंदे की एक झलक देखकर उसके बारे में बहुत कुछ जान लेता हूँ, लेकिन तुम बिल्कुल मुख्तलिफ हो। इतना अरसा हो गया तुम्हें देखते हुए, मगर लगता है कि अभी तुम्हारी अलफ बे ही नहीं जान सका। मेरी अलफ बे बड़ी सादा है चौधरी साहब, शानी ने सर झुकाते हुए कहा। पर मैं किसी को दुखी नहीं देख सकती। तुम गलत कहती हो, तुम बहुत से लोगों को दुखी देखती हो। मैं समझी नहीं। वो हैरान होकर बोली, मैं तुम्हें दुखी नजर नहीं आता हूँ? जी, वो हकला कर बोली। वो मुस्कुराया। तुम्हारी अलफ बे इतनी सादा नहीं जितनी नजर आती है। किसी वक्त तुम बहुत कमज़ोर, खौफजदा और बली मानस मालूम होती हो। किसी वक्त एकदम निडर होकर झपटती हो और सामने वाले को हक्का बक्का कर देती हो। रात को तुमने क्या किया था, मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा। चौधरी ने खुद ही बात छेड़ दी थी, इसलिए शानी ने मौजू पकड़ने में आसानी महसूस की। वो गहरी संजीदगी से बोली, चौधरी साहब, मैंने रात का ज़्यादा हिस्सा जागते ही गुजारा है।
बाबर की जो हालत हुई है वो बार बार मेरी निगाहों में घूम रही है। उसके किए की काफ़ी सज़ा उसे मिल गई है। अब मैं चाहती हूँ कि आप उसे माफ़ कर दें। तुम्हारा क्या मतलब है, मैं इसे छोड़ दूँ ताकि वो सीधा नारपुर पहुँचे और हर तरफ आग लगवा दे? मैंने ये कब कहा है? मैं तो बस ये चाहती हूँ कि आप इसका खून अपने सर ना लें, इसकी जान बख्शी कर दें। ऊपर वाला हमें इसका सिला देगा, हमारे मुन्ने और नदीम पर से मुसीबतें टलेंगी, मेरी बाबू का सफ़र आसान होगा। अल्लाह माफ़ करने वालों को पसंद करता है और अजर देता है। चौधरी ने चाय का घूंट पीते हुए नरम लहजे में कहा, रात को जो कुछ होने लगा था वो वाकई ज़रूरत से ज़्यादा था। मैं खुद भी महसूस कर रहा था कि मैं उस वक्त कुछ ज़्यादा ही तैश में आ गया था। तुमने हिम्मत से काम लिया और मैं समझता हूँ कि तुम्हारी हिम्मत की वजह से बाबर की जान बच गई है। शानी ने चौंक कर चौधरी की तरफ देखा। वो जांचने की कोशिश कर रही थी कि चौधरी किस हद तक दुरुस्त कह रहा है। इसके अलावा इसे थोड़ी सी हैरत भी थी। चौधरी का लबो लहजा बहुत बदला हुआ था। इसमें जोश की जगह होश और मुबारदत की जगह मुफाहमत का तासर था। अब बाबर के साथ क्या करेंगे आप? शानी ने मजीद तसल्ली के लिए पूछा। तुम्हारे ख्याल में क्या करना चाहिए? मुझे क्या पता, चौधरी बोला। ये रिश्ते में मेरे फूफड़ का भतीजा है। मेरा फूफड़ लड़ाई भिड़ाई के कामों में बहुत आगे था। ये उससे भी 2 हाथ आगे है। बिल्कुल जंगली बिल्ले की तरह है ये। हमने इसे बांधा हुआ है, लेकिन ये किसी भी वक्त अपनी बंदिशें तुड़ा सकता है और ख़तरनाक साबित हो सकता है। इसे कहीं किसी महफूज जगह पर बंद कर दें। ज़ाहिर है बंद ही करना पड़ेगा। इधर एक बेसमेंट तो मौजूद है, फ़िलहाल इसे वहाँ भिजवा देता हूँ, फिर देखेंगे कि क्या करना इस जानवर का। क्या मैं उसकी तरफ से मुतमईन हो जाऊँ? शानी ने पूछा। क्या मुझे स्टाम्प पेपर पर लिख कर देना पड़ेगा? नहीं, ऐसी बात तो नहीं, वो जल्दी से बोली। आप पहले से काफ़ी बदल गए हैं। आप पर यकीन करने को दिल चाहता है। काफ़ी नहीं, बहुत ज़्यादा बदला हूँ। मैं समझी नहीं। मैं बहुत बदल गया हूँ शानी। तुमने बदला है और बदल रही हो। शायद तुम में लोगों को बदल देने की ताकत है। वो जैसे रवानी में कह गया। ऐसी ताकत वाली होती तो वो कहते कहते रुक गई। उसकी आंखों के किनारे नमनाक हो गए। चौधरी ने उसके दोनों हाथ थाम लिए। तुम्हें कितनी बार कहा है कि अधूरी बात ना किया करो। क्या कहने वाली थी? वो दांतों से निचला होंठ दबाते हुए बोली, कुछ नहीं, बस यूं ही किसी का ख्याल आ गया था। किसका? अनवरी का। शानी ने सरदा भरी। ओहो, चौधरी संभल कर बोला। मैं समझा पता नहीं क्या बात कहने वाली हो। तुम्हारा वो काम तो हो गया भाई, तकरीबन सारा इंतजाम कर दिया है मैंने, और बड़ा पक्का इंतजाम किया है, इसलिए तो देर हुई है। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, फिर इसी दौरान में तुम्हारी भाभो ज्यादा बीमार होगी। बहरहाल अब 1-2 रोज में अनवरी अपने बच्चों के दरमियान होगी, बल्कि उसका खामन भी उसके साथ होगा। कहाँ मिलेंगे वो? शानी ने बेहद इश्तियाक से पूछा। लाहौर स्टेशन के पास एक होटल है, वहाँ 3 कमरों के एक पोर्शन बुक है उनके लिए। आपका मतलब है वो वहाँ रहेंगे? हाँ, लेकिन आर्जी तौर पर शायद 15-20 दिन। इसी दौरान में उनके बाकी कागजात बन जाएंगे। बाकी कागजात? मैं समझी नहीं। वो उसका हाथ सहलाते हुए बोला, शानी ये काम आसान नहीं था, लेकिन तुमने इतना जोर देकर कहा कि मुझे करना पड़ा। अनवरी अपने बंदे और 3 बच्चों समेत पाकिस्तान से बाहर जा रही है? कि कहाँ? शानी हैरत से बोली। शारजा। मेरे पास इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं था। तुम्हारी ख्वाहिश थी कि वो अपने बच्चों के पास वापस पहुंचे। तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरा करने का बस यही एक तरीका था। शानी हैरत से चौधरी की तरफ देखती रही। उसे अभी तक पूरी तरह यकीन नहीं हो रहा था। चौधरी ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, सच पूछती हो शानी तो वो खुशकिस्मत है। अगर तुम उसे कोठी में ना देखती और उसकी सिफारिश ना करती तो फिर उसका अंजाम बहुत मुख्तलिफ होता। कादरी की शदीद ख्वाहिश थी कि राज रखने के लिए इस औरत को ख़त्म कर दिया जाए। किसी वक्त मैं भी इसी अंदाज में सोचने लगता था। शायद तुम्हें यह सुनकर हैरानी हो कि जिस रोज़ तुम मुझसे अनवरी का जिक्र कर रही थी, उसी रोज़ रात को कादरे ने मुझसे अनवरी के बारे में फैसला कुन मशवरा करना था। शानी की आंखें डुबडुबा गई। वो शुक्रगुजारी के अंदाज में चौधरी की तरफ देखने लगी। चौधरी ने कहा, भाई ये कैसी आंखें हैं तुम्हारी, खुशी में भी रोती हैं, दुख में भी। शानी ने बेसाख्ता कहा, क्या मैं एक बार अनवरी को उसके बच्चों के साथ देख सकती हूँ? नहीं। चौधरी ने फौरन नफी में सारी लाया। ये बहुत मुश्किल है, मैं इस बारे में किसी तरह का रिस्क नहीं ले सकता। फिर ज़रा तवक्कुफ से बोला, हाँ एक काम हो सकता है। क्या? मैं तुम्हें अनवरी और उसके बच्चों की तस्वीरें दिखा सकता हूँ, या फिर उनके मिलाप की वीडियो। हाँ, वीडियो ठीक रहेगी। जब वो शान होटल में मिलेंगे तो उनकी वीडियो बना ली जाएगी। लेकिन कब तक? कहा है ना, 1-2 दिन तक, चौधरी ने यकीन से कहा। शानी चौधरी से रुस्तम के बारे में पूछना चाह रही थी, मगर इसे हौसला नहीं हो रहा था। क्या बात है, तुम कुछ कहना चाह रही हो? चौधरी उसकी तरफ गहरी नज़रों से देख कर बोला, नहीं, मेरे जहन में परसों रात की बातें आ रही हैं। वो बाबा जी मेरे लिए रहमत का फरिश्ता बनकर आए। शानी ने बात बदली। हाँ, वो सब कुछ मुझे बताया रियासत ने। हर किस्म के लोगों में अच्छे बुरे बंदे तो होते हैं। ज़रा हालात ठीक होते हैं तो मैं रियासत के साथ वहाँ जाऊँगा और उन बाबा जी का शुक्रिया अदा करूँगा। कि क्या ऐसा हो सकता है कि जब आप जाएँ तो मुझे भी ले जाएँ? चौधरी ने सिगरेट का तवील कश लेते हुए कहा, पहली बात तो यह है कि अभी 1-2 महीने तक उस तरफ जाना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। तुम्हारे साथ बाबरे की तलाश भी ज़ोरों शोर से हो रही है। बाबरे का घोड़ा जहाँ से मिला है वो जगह रक से ज़्यादा दूर नहीं है। मुझे तो अभी ये खतरा है कि कहीं बाबा जी और उनके मुरीद भी खालात के लपेटे में ना आ जाएं।
कुछ दिन तक हालात बेहतर होते हैं तो फिर इस बारे में सोचेंगे। चौधरी और शानी की गुफ्तगू 15-20 मिनट मजीद जारी रही, फिर चौधरी चला गया। अगले 4-5 रोज में चौधरी की वापसी हुई और ना इस बारे में कोई इतला मिली, यहाँ तक कि उसने फ़ोन वगैरह भी नहीं किया। दरअसल वो बेहद एहतियात से काम ले रहा था। वो जानता था कि उसके भाई बंदे बड़ी तेज़ी से हकीकत को खोजने में लगे हुए हैं। इस चार दीवारी के हालात भी आहिस्ता आहिस्ता शानी पर वाज़ेह हो रहे थे। शुमाइला और नासिर की शादी कोई 2 साल पहले हुई थी। उसका कोई बच्चा नहीं था। नासिर चौधरी बशीर के पिंडी वाले कारखाने के मैनेजर का भाई था। इस बारे में शानी को यही मालूम था कि वो किसी ज़री बैंक में मुलाजिम है। बैंक से कर्जे वगैरह लेने में वो चौधरी की मदद करता है, लेकिन वो आजकल ज़्यादातर घर ही में नजर आ रहा था। उसकी आमदोरफ्त के औकात से इस बात का सबूत नहीं मिलता था कि वो कहीं मुलाजिम है। हर वक्त कल्फ लगे खड़ खड़ करते कपड़े और पॉलिशुदा जूते पहने वो घर ही में दिखाई देता था। शुमाइला भी अपना ज़्यादातर वक्त बनने संवरने ही में सर्फ करती थी। इंडियन फिल्में देखने का शौक शुमाइला को जुनून की हद तक था। वह एक कम तालीम याफ्ता लेकिन बहुत बातूनी और तेज़ सरार औरत थी। इस मकान में ये मियाँ बीवी रह रहे थे वो लाहौर के मुजाफाती कस्बे मुरीद के में वाक़ था। शानी ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में गुजार रही थी। बाबू, मुन्ना और रुस्तम के ख्यालात हर वक्त इसके जहन में मौजूद थे। किसी वक्त अनवरी की मुसीबतों का ख्याल भी बड़ी शिद्दत से आता था। कीमे की मशीन वाली बात अभी तक शानी के जहन से निकली नहीं थी। किसी वक्त उन सफ़ाक मनाजर का ख्याल आता तो वो सरतापा कांप जाती। जाला इसके इर्द गिर्द दंदनाती रहती और खुशमगीन नज़रों से देखती रहती। जाला इस निगरानी का हिस्सा थी जिसने शानी को इस चार दीवारी में हिसार में ले रखा था। बाबर उर्फ बाबरा तय खाने में था। वो बराह रास्त सियासत और नासर की निगरानी में था। उसे खाने पहुंचाने और दीगर ज़रूरियात का ख्याल रखने की जिम्मेदारी रियासत पर थी। यूं तो भरी हुई राइफल अक्सर रियासत के पास नजर आती थी, लेकिन जब वो बाबर को खाना वगैरह पहुंचाने तय खाने में उतरता, राइफल ज़रूर उसके कंधों पर होती। ऐसे में उमूमन कोता कद डोला भी रियासत के साथ होता था। डोला एक अजीब किरदार था। शुमाइला का कहना था कि वो मुखन्नस है। वो उसे टांगे दबवाती, सर की मालिश करवाती थी, लेकिन शानी को पता नहीं क्यों शुमाइला की बात पर यकीन नहीं था। इसे डोले की आंखों में अजीब सी चमक नजर आती थी। शानी का कमरा शुमाइला के कमरे से ज़्यादा दूर नहीं था। एक दिन शाम को शुमाइला के कमरे से म्यूज़िक की आवाज़ उबर रही थी। शानी ने यूं ही गुजरते गुजरते अध खुली खिड़की में से झांका तो चौंक गई। शुमाइला ने टीवी ऑन कर रखा था और डांस करने में मसरूफ़ थी। किसी इंडियन फिल्म के गाने पर वो हीरोइन के साथ साथ बेबाकी से रक्स कर रही थी। उसके जिस्म में बला की लचक थी और कदम भी माहिर डांसरों की तरह थिरक रहे थे। इसी दौरान में गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। उसका खामद वापस आया था। शुमाइला ने टीवी बंद किया और तौलिए से पसीना पूंछती हुई बाहर निकल आई। कुछ ही देर बाद मियाँ बीवी खातों में हाथ डाले पोर्च की तरफ से वापस आ रहे थे। उनके आगे दो मुलाजिम थे और उन्होंने एक भारी मशीन उठा रखी थी। यह एक्सरसाइज मशीन थी। उन्होंने मशीन शुमाइला की वसी ख्वाबगाह के बाहर रखी और चले गए। नासिर ने मशीन के कवर वगैरह हटाए। ये जिस्मानी वर्जिशों की मल्टीपल मशीन थी। शुमाइला इश्तियाक से मशीन पर हाथ फेरते हुए बोली, काफ़ी महंगी लगती है। तुमसे तो महंगी नहीं है। बातें बताना तो कोई आपसे सीखे और बंदे को बनाना कोई तुमसे सीखे, नासिर ने कहा। फिर दाएं बाएं देखकर शुमाइला की पुश्त पर हाथ मारा और बोला, ध्यान करो, ज़रा मोटी होती जा रही हो। खुदा का खौफ करें, ये देखें। शुमाइला ने कमर पर से कमीज़ को कसकर अपनी कमर का साइज नासिर को दिखाया। अरे हाँ, मशीन के साथ एक दो गिफ्ट भी हैं शैला जानी, नासिर ने कार की तरफ देखते हुए कहा। शैला का लफ्ज़ शानी के दिमाग में हथौड़े की तरह बरसा। शैला, शैला, कहाँ सुना था इसने ये नाम। ये गालिबन शुमाइला का निक नेम था। इसे याद आ गया कि ये नाम इसने कहाँ सुना था। बाबू की मौत से कुछ देर पहले शानी ने चौधरी बशीर को मोबाइल फ़ोन पर कॉल की थी। इस कॉल के नतीजे में इत्तफाकन चौधरी बशीर और उसके साथ रंग रलियां मनाने वाली एक लड़की की बातें शानी के कानों में पड़ी थी। इस लड़की का नाम शैला था। तो क्या ये वही शैला थी? नासिर की मनकूहा बीवी, इसकी घर की नौजवान मालकिन, वो सन्नाटे में रह गई। मियाँ बीवी की लालची तबीयत और आराम परस्ती देखकर शानी को थोड़ा बहुत शक तो पहले भी था। अब शुमाइला का निक नेम जानकर ये शख्स यकीन में बदल गया था। वह बहुत देर तक सन्नाटे की कैफियत में अपनी जगह बैठी रही। उसी रोज़ शाम को चौधरी बशीर आ गया। चौधरी बशीर के पास शानी के लिए खुशखबरी थी। गमों की मुसलसल यलगार में शानी तो खुशी का लफ्ज़ ही भूल चुकी थी। बहुत अरसे बाद इसे लगा कि घुटनज़दा फदाओं में ताज़ा हवा का छोटा सा झोंका इसके चेहरे से टकराया है। चौधरी बशीर ने अनवरी को बमा एल अयाल शारजा रवाना कर दिया था। उसके सबूत के तौर पर चंद तस्वीरें और वीडियो फिल्म भी मौजूद थी। तस्वीरें चौधरी ने खुद उतारी थी। वीडियो उसके मुलाजिम ने बनाई थी। उसने अपनी कार में से एक हैंडी कैम कैमरा निकाला और उसे टीवी के साथ अटैच करके शानी को 15-20 मिनट की रिकॉर्डिंग दिखाई। ये लाहौर के किसी होटल का कमरा था। सबसे पहले अनवरी की तस्वीर स्क्रीन पर नमूदार हुई। वो नए लिबास में थी। वो चलकर कैमरे की तरफ आई तो पता चला कि उसकी टांग की तकलीफ अब ठीक है। चौधरी की तरफ देखते हुए वो इससे कोई बात करने लगी। उसकी आंखों में हैरत और आंसुओं की चमक थी।
फिर कमरे का दरवाज़ा खुला और अनवरी के बच्चे अंदर दाखिल हुए। काका, गुड्डी और शहबाज, वो भी नए कपड़े और नए जूते पहने हुए थे। अनवरी खुशी से चिल्लाई और भागकर उनसे लिपट गई। माँ बच्चों का मिलाप दीदनी था। वो उन्हें अपने साथ लिपटा रही थी, बेच रही थी, चूम रही थी। बच्चे भी उससे यूं चिमट गए जैसे उसके जिस्म का हिस्सा हों। वो कभी एक को गोद में लेती, कभी दूसरे को बावली सी हो गई थी वो। काका हैरान परेशान था, जबकि दोनों बड़े बच्चे भी माँ की तरह रो रहे थे। फिर अनवरी ने आगे बढ़कर चौधरी के पाँव में सर रख दिया। ये एक तरह से शुक्र का गैर मामूली इजहार था। चौधरी जल्दी से पीछे हट गया और उसका शाना थपकने लगा। वो अपने एक एक बच्चे के चेहरे पर हाथ फेर कर देखने लगी, जैसे अपनी हिस्सियात पर यकीन ना कर पा रही हो। हाँ, यही थे वो बच्चे, यही थे वो जिगर के टुकड़े जिनके लिए वो तारीख रातों में रोती चिल्लाती रही थी। सारा दिन जानवरों की तरह काम करने के बावजूद और रात को अजनबी मर्दों के बिस्तरों पर रोंदे जाने के बावजूद और कैदोबंद की सारी सऊबतें बर्दाश्त करने के बावजूद इन बच्चों की याद एक लम्हे के लिए भी उसके दिल से नहीं निकल पाई थी। आज वो इसके सामने थे, लेकिन अभी एक कमी थी, अभी कुछ गुमशुदा था। जिंदगी का एक टुकड़ा जिंदगी से अलहदा था, उसका शोर, उसके सर का साईं। उसने सवालिया नजरों से चौधरी की तरफ देखा। चौधरी ने हाथ से मुलाजिम को इशारा किया। दरवाज़ा फिर खुला और इस मर्तबा एक गरीब सूरज शख्स अंदर दाखिल हुआ। यही अनवरी का शोहर था। शानी उसे अच्छी तरह जानती थी। उसने भी नई शलवार कमीज पहन रखी थी, बाल तेल में चिपड़े हुए थे। वो एक सादा सा शख्स था। उसके लिए यही बहुत गनीमत था कि उसकी बीवी उससे मिल गई थी। हाँ, जिस हाल में भी मिली थी, लेकिन मिल तो गई थी। मियाँ बीवी एक दूसरे के सामने खड़े आंसू बहाते रहे। इन बेचारों की समझ में नहीं आ रहा था कि अपनी खुशी का इजहार किस तरह करें। फिर अनवरी ने अपने काके को गोद में उठाया और चूमने लगी। उसके शोहर ने गुड्डी को उठाया और चूमने लगा। शायद अपने बच्चों के जरिए वो एक दूसरे को चूम रहे थे। कुछ देर बाद अनवरी की रिकॉर्ड शुदा मदम आवाज़ दोबारा सुनाई दी। वो चौधरी से शानी के बारे में पूछ रही थी। चौधरी साहब, क्या मैं बीबी जी को देख सकती हूँ? एक बार, सिर्फ एक बार। नहीं अनवरी, लेकिन तुझे बताया है ना कि वो जहाँ भी है खैरियत से है। लेकिन देख अनवरी, तूने कसम खाकर वादा किया है, वो पूरा करना होगा, वरना ऐसी मुसीबतों में फंस जाएगी जिनके बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा। बस सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ अपने और अपने घर के बारे में सोचो। जिन लोगों के पास तुम मियाँ बीवी रहोगे वो तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, लेकिन पाकिस्तान में वापस आने का ख्याल भी कभी दिमाग में ना लाना, और ना उन लोगों का ख्याल दिमाग में लाना जो यहाँ रहते हैं। मेरी बात समझ रही हो ना? अनवरी ने घबराकर जल्दी से इस बात में सर हिलाया। उसके बाद चंद मनाजर मजीद दिखाने के बाद स्क्रीन तारीक हो गई। शुक्र के जैसे आंसू अनवरी की आंखों में थे, वैसे ही शानी की आंखों में भी नजर आ रहे थे। वो नजरें झुकाकर चौधरी से बस इतना कह सकी, शुक्रिया। भाई, शुक्रिया तो गैरों का अदा किया जाता है, चौधरी लगावड़ से बोला। अब अनवरी कहाँ है? शानी ने पूछा। शारजा पहुंच चुकी है। उम्मीद नहीं थी कि उनके कागजात इतनी जल्दी बन जाएंगे। बहरहाल अब तुम उसके बारे में हर तरह की तसल्ली रखो, चौधरी ने शानी के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा। तब अचानक चौधरी को फिल्म डिलीट करने का ख्याल आया। उसने शानी के कहने पर एक बार फिर उसे अनवरी और उसके बच्चों की रिकॉर्डिंग दिखाई, फिर उसे साफ कर दिया। चौधरी के कहने पर शानी ने अपने हाथों से अंडों का हलवा बनाया, साथ में सब्ज चाय थी। चौधरी का मूड आज कुछ अच्छा नजर आ रहा था। शानी का दिल चाहा कि उससे रुस्तम के बारे में भी पूछे। दिल कड़ा करके इसने कहा, उस रोज कोठी में रात को, मगर इतना कहकर उसकी हिम्मत जवाब दे गई। कोशिश के बावजूद वो फिक्रा मुकम्मल ना कर सकी। चौधरी ने उसे गहरी नजरों से देखा, फिर वही आधी बातें क्या कहने लगी थी। वो दरअसल मैं मुन्ने के बारे में पूछने लगी थी। उस रोज रात को मैंने आखिरी बार देखा था, फिर वो नजर नहीं आया। वो भी तुम्हें बहुत याद करता है। चौधरी ने हलवे का चम्मच अपने वसी मुंह में रखते हुए कहा, फिर चंद लम्हे बाद एक तवील सांस लेकर बोला, मुझे लग रहा है जैसे तुम कुछ और पूछने लगी थी। कुछ और नहीं, मुझे क्या पूछना था? चौधरी खांसने लगा। ओहो, मैं पानी लाती हूँ, वो जल्दी से उठते हुए बोली। एक तरह से ये अच्छा ही हुआ था कि वो चौधरी की खोजी निगाहों के सामने से उठ गई थी। इसे खुद पर गुस्सा आने लगा। अगर चौधरी के सामने रुस्तम का नाम जबान पर लाते हुए इसे क्या हो जाता था? इस तरह तो वो ख्वाह मुखा खुद को मशकूक कर रही थी। मुंतकी बात यही थी कि इसे चौधरी से उस रात का जिक्र करना चाहिए था जब रुस्तम को घेर कर मारा गया था और फिर कहीं गायब कर दिया गया था। पानी लाते लाते इसने अपना हौसला जमा किया और इरादा किया कि वो चौधरी के सामने रुस्तम की बात जरूर करेगी, क्योंकि बात करना बात ना करने से बेहतर था। बहरहाल इसकी नौबत नहीं आई। शानी दोबारा चौधरी के पास बैठी तो उसने खुद ही रुस्तम का जिक्र छेड़ दिया। वो एक लंबी डिगार लेकर बोला, पिछले दिनों ऊपर नीचे अजीब वाकयात हुए हैं। रुस्तम वाली बात तो याद होगी तुम्हें, कितनी दीदा दलेरी थी खबीस की। यूं कोठी में घुस आता था जैसे खाला जी का वाड़ा हो। बहुत खतरनाक बंदा था। उस रात चौकीदारों की किस्मत अच्छी थी कि वो फायरिंग ना कर सका, वरना 2-4 बंदे तो फड़का ही देने थे उसने। फिर भी उसे काबू करते करते दांतों पसीना आ गया। मुझे बाद में पता चला कि उसके साथ ही उसे पुलिस से छुड़ा कर ले गए हैं। हाँ, सुना तो मैंने भी था। चौधरी के होंठों पर गैर मामूली मुस्कुराहट नजर आई। शानी ने हौसला पकड़ते हुए कहा,
खैर आप इतने बेखबर तो नहीं हो सकते, आपको असल बात का तो पता होगा। वो एकदम संजीदा हो गया। नहीं, मुझे भी उतना ही पता है कि उसके साथी उसे छुड़ा कर ले गए हैं। चौधरी की तेज नजरें शानी की आंखों में गड़ी हुई थी। वो गड़बड़ा कर खिड़की की तरफ देखने लगी। चौधरी ने ऐनक के शीशे साफ किए, फिर सिगरेट सुलगाया और 2-3 गहरे कश लेकर बोला, शानी, तुमने मेरे एक सवाल का जवाब आज तक नहीं दिया। जिस रात हवेली में आग लगी थी तुम वहां से किसी को बताए बगैर निकल गई। उस वाक़े के तकरीबन 4 महीने बाद जाला और रियासत वगैरह ने तुम्हें लाहौर में कासिम के घर से निकाला। तकरीबन 4 महीने बाद। ठीक है, तुमने कुछ वक्त रियाज उस्मानी के घर में गुजारा, फिर कुछ दिन रिक्शा ड्राइवर जकरिया के घर में रही, लेकिन बाकी दिनों का हिसाब तुमने नहीं दिया। तुम्हारा कहना है कि वो कोई नामालूम बंदा था, उसने तुम्हें नामालूम जगह पर रखा और फिर नामालूम तरीके से तुम उसके घर से लाहौर पहुंच गई। देखो शानी बेगम, गंदगी के एक कतरे से पानी की पूरी बाल्टी गंदी हो जाती है। झूठ छोटा सा भी हो तो जिंदगी तरह कर देता है। अगर तुम कुछ छुपा रही हो तो मेरे साथ ज्यादती कर रही हो, और शायद अपने साथ भी। शानी सरतापा काम की इसका हल्क लम्होई में लकड़ी की तरह खुश्क हो गया था। खुद पे वो मुश्किल काबू पाकर वो फंसी फंसी आवाज में बोली, मैंने आपसे और बाबू से कुछ भी नहीं छुपाया। शायद मैं आपसे कुछ छुपा भी लेती, लेकिन क्या आप समझते हैं कि मैं अल्लाह बख्शे बाबू से भी कुछ छुपा सकती थी? आप यकीन करें, हवेली से निकलने के बाद मैंने चंद दिन ऐसे ही गुजारे थे जैसे नींद में चल फिर रही हूं। आसपास का होश नहीं था मुझे। चौधरी खामोशी से शानी की वजाहत सुन रहा था। इससे पहले कि वो कोई मजीद सवाल करता, मोबाइल की घंटी बजने लगी। उसने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ चौधरी का कोई कारिंदा था। शानी ने अंदाजा लगाया कि कारिंदे ने चौधरी को चौधरी के किसी चाचे की आमद की इतला दी है, और उसके साथ ही उस बैरूपिये का जिक्र भी किया जिसे हजरत साहब कहा जाता था। चौधरी की पेशानी पर बल नजर आने लगे और वो खासा परेशान दिखाई देने लगा। ठीक है चाचा, शाम से कहो कि मैं आ रहा हूँ, 1 घंटे तक पहुँच जाऊँगा, चौधरी ने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। उसका ख़राब मूड मज़ीद ख़राब नजर आने लगा था। उसने कहीं और फ़ोन मिलाने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। चिल्लाकर वो उठ खड़ा हुआ, तुम्हारी इस जल्दबाजी की वजह से एक और मुसीबत खड़ी हो गई है। वो शानी को मुखातिब करके लेकिन उसकी तरफ देखे बगैर बड़बड़ाया, जी वही खबीस कुदरतुल्लाह, उसे बड़ा दुख चढ़ा हुआ है कि तुमने उसकी बीबियों पर हाथ उठाया और उसके बर्तन वगैरह तोड़े। उसका कहना है कि जिस बर्तन में परिंदों की हड्डियां थी वो उसके पास 5 नस्लों से था और बहुत कीमती था। इस बात का बड़ा फसाद डाला उसने। उसका एक साथी तो तुम्हें जान से मारने के दर पे है।